नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग पर्यावरण के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर डिटेल में डिस्कशन किया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं टिकाऊ विकास, या इसी को हम कह सकते हैं वर्टलैंड की रिपोर्ट। तो समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में यह रिपोर्ट कैसे आई है। तो यहाँ पर है कि जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हमने कहा कि दो विचारधारा थी, एक था निश्चयवाद और एक था संभववाद। निश्चयवाद पूरी तरीके से प्रकृति पर आधारित था, संभववाद पूरी तरीके से भौतिकता पर आधारित था। दोनों के विचारों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद था। इसलिए आर्थिक विकास की गतिविधि को संचालित करने के लिए तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ मध्यम मार्गीय भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने मत को दिया है, लेकिन उस मत को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। इसलिए अंत में 1972 में जाकर के पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया पर्यावरण से संबंधित, जिसका मेन उद्देश्य ही था कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। और उन्होंने इस सफलता को हासिल भी किया और 3 वहाँ पर बिंदु भी डिस्क्राइब किए थे। पहला बिंदु था ऑल राउंड डेवलपमेंट, दूसरा था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और तीसरा था ऑप्टिमम डेवलपमेंट। साथ में यह भी कहा कि पर्यावरण के नियम का पालन करते हुए हम लोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं, और उसी के लिए 3 बिंदु इन्होंने डिस्क्राइब किया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है किसी भी नियम या प्रावधान में कुछ न कुछ लूप होल सामने आ जाते हैं और उस लूप होल का फायदा उठाने लगते हैं जो भी लालची प्रकृति के मानव हैं। तो उसी को और वेल डिफाइन करने के लिए कि जिससे जो पर्यावरण का नियम बताया गया, जिसमें कहा गया कि पर्यावरण का नियम कहें या आर्थिक विकास का नियम कहें, जिसमें 3 बिंदु बताया गया था, ऑल राउंड, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट या ऑप्टिमम डेवलपमेंट। इसी में जो थोड़ी बहुत कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए 1987 में, कब 1987 में हम लोग क्रम से चल रहे हैं, निश्चयवाद संभववाद दोनों के बीच का मध्यम मार्ग, जिसमें हम लोग नव निश्चयवाद पढ़े, प्राग संभववाद पढ़े, फिर वहाँ पर हमने सियरा क्लब को पढ़ा, दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल पढ़ा, क्लब ऑफ रोम का जो है ग्रोथ ऑफ लिमिट पढ़ा, और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग 1972 में क्या स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। लेकिन चूंकि स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा बताए गए प्रावधानों की कुछ कमियों को दूर करने के लिए पुनः 1987 में एक कमेटी का गठन किया जाता है। कब गठन किया जाता है? 1987 में। यह कमेटी किसने गठित किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने। ध्यान रखिएगा, कमेटी का गठन किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ने। और कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वर्टलैंड महोदय। कौन बनाए गए थे? वर्टलैंड महोदय। इनको टारगेट क्या दिया गया था, यानी इस कमेटी को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो उसका मेन उद्देश्य था टिकाऊ विकास को परिभाषित करना। तो देखिए, हर पॉइंट को लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को, अब जो भी पार्ट आएंगे इन्वायरमेंट से संबंधित, सब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और ये हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि जिससे आपको इजीली याद भी हो जाए, यानी डेट को लेकर के कोई कन्फ्यूजन ना हो, यह रिपोर्ट कब आई, क्यों आई, उसके पीछे सारे तर्क हैं। तो आप क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, बहुत आसानी से और इंटरेस्टिंग हो जाएगा पूरा इन्वायरमेंट, और आप आराम से सारे पॉइंट को कवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्टलैंड की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, और इस कमेटी का गठन कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ने। क्या इनको उद्देश्य दिया था या किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका गठन किया गया था? तो टिकाऊ विकास को परिभाषित करना था, कि टिकाऊ विकास को परिभाषित करो। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब स्टॉकहोम सम्मेलन ने 3 बिंदु दिया था, ऑल राउंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट या ऑप्टिमम डेवलपमेंट, तो उसमें कुछ खामियां थी। उस खामियों को दूर करने के लिए इस टिकाऊ विकास को परिभाषित करने की आवश्यकता थी, और उसी के लिए यूनाइटेड नेशन ने वर्टलैंड की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इसीलिए आज का हमारा एक टॉपिक भी है कि वर्टलैंड की रिपोर्ट या
हम कह सकते हैं टिकाऊ विकास। तो पहली चीज, टिकाऊ विकास की संकल्पना कब लाई गई? 1987 में। इसको परिभाषित करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? वर्टलैंड को। वर्टलैंड कमेटी का गठन किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने किया था। तो जो वर्टलैंड कमेटी है, इसने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात अपनी परिभाषा को एक पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया। वर्टलैंड ने टिकाऊ विकास की परिभाषा को, यानी उसको वेल डिफाइन करने के लिए एक पत्रिका का सहारा लिया, जिस पत्रिका का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। बाद में हम लोग एक और पत्रिका देखेंगे, उसका नाम रहेगा द फ्यूचर वी वांट। तो ये सब थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग पॉइंट रहेंगे कि मिलते जुलते तो नाम है, लेकिन ये एकदम जस्ट अलग हैं। तो यहाँ पर जो नाम है पत्रिका का, उसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। लेकिन आगे हम एक पत्रिका और पढ़ेंगे, उसका नाम रहेगा द फ्यूचर वी वांट। तो जब समय आएगा तो फिर से हम दोनों को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्टलैंड ने टिकाऊ विकास की परिभाषा को किस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया है? उसका नाम है द फ्यूचर वी वांट। तो इन्होंने टिकाऊ विकास की परिभाषा को क्या बताया है? देखो, पहले की संकल्पनाओं में भी वो सारी बातें निहित थीं, लेकिन उसको और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से डिफाइन करना वर्टलैंड का कार्य था, कि जिससे ये न रहे कि कोई लूप होल छूट जाए। तो इन्होंने जो परिभाषा दिया है, इन्होंने सिंपल कहा है कि विकास की वह योजना जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित, समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग के हित को सुनिश्चित करते हुए, सुनिश्चित करने हेतु हम विकास की योजनाओं का निर्धारण करें, लेकिन पारिस्थितिकीय दक्षता को भी सुनिश्चित किया जाए। यानी देखिए, बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित जो भी वर्ग है, उस वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए एवं पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखकर विकास की योजनाओं का निर्धारण किया जाए, जिससे भविष्य की आर्थिक गतिविधियों को भी संचालित किया जा सके। अर्थात यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आज अपनी आवश्यकता की पूर्ति करो, लेकिन इस आवश्यकता के दौरान समाज की किसी भी वर्ग का, यानी कोई भी वर्ग विकास की प्रक्रिया से अछूता ना रह जाए, सब लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ें। साथ में एक बिंदु ये भी कहा गया है कि पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखना है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन संरक्षित हो सके। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लगभग 4 बिंदु का इन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहला इन्होंने कहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखकर विकास की गतिविधियों या विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण किया जाए। तीसरा बिंदु इन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार से योजना का हम निर्धारण करेंगे तो भावी पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन को हम संरक्षित कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 बिंदु का जिक्र किया गया है। सबसे पहला बिंदु इन्होंने कहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित हो। दूसरा, पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण किया जाए। तीसरा, यदि हम पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्धारण करेंगे तो भावी पीढ़ी के लिए भी प्राकृतिक संसाधन को हम संरक्षित कर सकते हैं। यही इन्होंने अपने इस टिकाऊ विकास की परिभाषा में मेंशन किया है। तो इस 3 बिंदु को आप भली भांति याद कर लीजिए और इसी पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला बिंदु आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टिकाऊ विकास में किसके द्वारा दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं एक है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने 1987 में, कब? 1987 में एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक कमेटी बनाया है और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? वर्टलैंड है।
और वर्टलैंड ने इनको टारगेट क्या दिया गया था, टिकाऊ विकास को परिभाषित करना है। और इन्होंने टिकाऊ विकास को परिभाषित किया और परिभाषित करके जिस पत्रिका में उसका प्रकाशन करवाया उस पत्रिका का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और इसमें इन्होंने 3 बिंदु को विशेष रूप से महत्व दिया है। जो सबसे पहला बिंदु था, पहला बिंदु की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहला था कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा इन्होंने कहा पारिस्थितिकीय दक्षता को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण किया जाए। तीसरा इन्होंने कहा भावी पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित किया जाए। तो 3 बिंदु इन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि यदि इस कह सकते हैं उद्देश्य के साथ यदि हम लोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया को संचालित करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हम लोग पर्यावरण को भी कंजर्व कर सकते हैं और आर्थिक विकास की गतिविधि को भी सुनिश्चित कर सकते हैं तथा इस विकास की प्रक्रिया में समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहेगा, सबका हित भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो इतने बिंदु बताए गए हैं वर्टलैंड में। तो ये 5-6 पॉइंट है, इस 5-6 पॉइंट को आप आराम से याद कर सकते हैं और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये पॉइंट देखने में तो बहुत छोटे हैं, टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन प्रश्न के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग चल रहे हैं। 1972 हमने देख लिया, क्यों आया, क्योंकि निश्चयवाद और संभववाद के बीच के विचारों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद था, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम कह सकते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1972 में। वहाँ पर 3 बिंदु बताए गए थे, लेकिन उस बिंदु में कुछ न कुछ खामियां थी। उसी खामियों को दूर करने के लिए 1987 में यूनाइटेड नेशन ने एक कमेटी का गठन किया जिसकी अध्यक्षता वर्टलैंड को दिया गया और इनका उद्देश्य था टिकाऊ विकास को परिभाषित करना। इन्होंने टिकाऊ विकास को परिभाषित किया, लेकिन उसका प्रकाशन तक हम कह सकते हैं आवर कॉमन फ्यूचर नामक पत्रिका में किया और उन्होंने इसके तहत 3 बिंदुओं को ज़्यादातर एम्फेसाइज किया है। उसमें सबसे पहला बिंदु था कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरा बिंदु उन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी दक्षता को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण किया जाए। तीसरा बिंदु उन्होंने बताया है भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित किया जाए। तो 3 बिंदु इन्होंने स्पेशल तरीके से बताया है। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आ जाता है 1988। कब आ जाएगा? 1988। तो 72 हो गया, 87 हो गया, हम लोग 88 में चल रहे हैं। अभी हम क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन कौन से बिंदु कब कब आए हैं। उसके बाद हम लोग स्पेशली हर एक सेक्शन को देखेंगे। तो अभी बस हम एक क्रमबद्धता देख रहे हैं कि जिससे आपको याद करना काफ़ी आसान हो जाए। तो हम अब अगले ईयर पर चलेंगे और अगला वर्ष है 1988 और 1988 में जिस कह सकते हैं संस्था का गठन किया गया है उस संस्था का नाम है IPCC। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में IPCC का अध्ययन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।